नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्कज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन सी नीतियां सरकार ने लाई अंग्रेज़ों के काल में, उसके बाद स्वतंत्र भारत में, इस तरीके के कई वीडियोज़ मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, और भारत में जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया RTE के जरिए, अर्थात राइट टू एजुकेशन बना दिया गया। RTE एक मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा को, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी, अधिकार, इसके बारे में बात करूंगा। और क्या क्या, सबसे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद शिक्षा का जो मौलिक अधिकार कानून वो कब पारित हुआ और उसके क्या प्रभाव, उसका क्या उद्देश्य था, किस वजह से उसे पारित करना पड़ा, इन सभी दोनों विषयों पर सर्व शिक्षा अभियान तथा RTE राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से आपसे एक ही अनुरोध कि अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान ये चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षा के सार्वत्रिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सार्वत्रिकरण अर्थात सभी तक, हर एक व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, वो मतलब है, का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम SSA सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001-2002 में राज्य सरकारों की सहभागिता से प्रारंभ किया गया। ये केवल केंद्र सरकार की योजना नहीं थी, बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहभागिता करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त तथा उपयोगी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। सर्व शिक्षा अभियान SSA के जहां एक और अपने मानक लक्ष्य हैं तथा क्रियाकलाप हैं, वहीं दूसरी ओर यह अन्य कार्यक्रमों जैसे जम्बिस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि के संरक्षक कार्यक्रमों के रूप में कार्य करता है। SSA शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए शिक्षा अभियान में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर विशेष बल देता है। तो ये आपने अर्थ जान लिया है, सर्व शिक्षा अभियान कैसे और उसकी ज़रूरत क्या, इसका लक्ष्य क्या, मोटा मोटा क्या रखा गया, ये आपने देखा कि इसका जो है स्थानीय लोगों की भागीदारी करके ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे। अब सर्व शिक्षा अभियान की क्या विशेषताएं रही हैं वो हम देख लेते हैं, क्या विशिष्टताएं रही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSA। सबसे पहले यह शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए समय बाधित कार्यक्रम है, अर्थात समय के अंदर समय निर्धारित किया गया कि एक निश्चित समय के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रयास किया जाएगा। दूसरा, यह भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तीसरा, यह प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को पदोन्नत करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, यह प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समितियों, ग्राम नगरीय स्तर, स्लम स्तर, शिक्षा समिति, अभिभावक, शिक्षक संघ तथा माता पिता संघ, अनुसूचित जनजातीय स्वायत्त परिषदों तथा निम्न स्तरीय प्रारूपों की भागीदारी पर जोर देता है। इसके अलावा यह केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों के बीच सामंजस्य और सहभागिता प्रदान करता है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित राज्यों के दृष्टिकोण का विकास का अवसर देता है। अब बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में शामिल है
सबसे पहला उद्देश्य जो है आप इसको समझ लें कि SSA का एम क्या था। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्षीय बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना था। ये उस उद्देश्य से लाया गया था। साथ ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक अंतर को कम करने के लिए सामाजिक भागीदारी का उपयोग करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त कुछ और उद्देश्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, 2007 तक जब ये आया था, तब ये आपको पता ही है, ये 2001-2 में आया था। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा करना था। 2010 तक 8 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध कराना। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना। चौथा, 2007 से 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी प्रकार के सामाजिक अंतरों को कम करने के लिए कार्य करना। इसके अलावा 2010 तक विद्यालयी छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना इसमें शामिल था। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कुछ ज़रूरी तथ्य जो आपको ज़रूर जानने चाहिए कि भारत में जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया तो उसका क्या क्या लक्ष्य था, उसकी विशेषताएं क्या थी। अब हम आगे बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन, सबसे पहले हमें वो समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए राइट टू एजुकेशन कब आया और उसकी डेफिनेशन आखिर क्या है। अब राइट टू एजुकेशन हम समझेंगे और राइट टू एजुकेशन में सबसे पहला है, आप ये समझ लें कि भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में पारित होने को भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 8 वर्षीय विद्यालय की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। यह अधिनियम न केवल बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रदान करता है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देता है। इस इकाई को हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम व विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले अभी देखिए कि शिक्षा का अधिकार का अर्थ 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की, दोनों सभी बच्चे चाहे वे किसी धर्म समुदाय के हों मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चों के मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसे संविधान में अनुच्छेद 21A के रूप में सम्मिलित किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। 8 वर्ष की अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बच्चों के प्रवेश का दायित्व राज्य सरकार का है। डॉक्यूमेंट उपलब्ध न होने की दशा में भी किसी छात्र को प्रवेश करने से नहीं मना किया जा सकता। इसके अलावा प्रवेश के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी बच्चों का प्रवेश किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एडमिशन जो चल रहा होता है, अगर एडमिशन का प्रोसेस एक तरीके से एक टाइम होता है, कितने टाइम तक हम एडमिशन लेंगे, अगर एडमिशन वो टाइम बीत गया उसके बावजूद भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग हैं अर्थात दिव्यांग हैं, उन्हें भी नियमित शिक्षा दी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक भाग बन गया है। अब हम आगे जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या रही हैं। इसकी विशेषताएं क्या रही हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं, सबसे पहला 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। फिर उसके बाद 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी बच्चों को ना तो अनुत्तीर्ण किया जाएगा न किसी कारण से विद्यालय से निष्कासित ही किया जाएगा। अगला, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष से अधिक है और वह अभी तक प्रारंभिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया है तो उसकी आयु के अनुरूप उसे उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जाए। जिन बच्चों को उनकी आयु के अनुसार यदि उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल गया है तो उसे विषयों से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। जो बच्चा एक बार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश पा चुका है उसे मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह 14 वर्ष की आयु से अधिक का हो जाए। ये साफ साफ दिया हुआ है। उसके अलावा कक्षा में छात्र अध्यापक का एक निश्चित प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद इन छात्र छात्राओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और
कक्षा में छात्र अध्यापक को एक निश्चित अनुपात में रखना होगा। उसके अलावा यहाँ पर यह पॉइंट भी जरूर आप ध्यान दें, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म, मृत्यु तथा विवाह अधिनियम 1856 या किसी अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही आयु निर्धारण किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी निजी विद्यालयों में कक्षा 1 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा। ये तो हमने जान लिया कि जो राइट टू एजुकेशन है उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम जानते हैं कि उसका लक्ष्य क्या था या उसका उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा का उद्देश्य यह है कि पहली है उपलब्धता। सभी बच्चे जिनमें बालिकाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे सम्मिलित हैं के लिए शिक्षा के सार्वत्रिकरण प्रवेश को लागू करना। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी बच्चों को शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान करना तथा प्राथमिक तथा उच्च विद्यालयों का अनुपात कम से कम 1:2 होना चाहिए। रिटेंशन, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 20% तथा 1 से 8वीं तक 40% तक के बच्चों की संख्या में कमी लाना है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे शिक्षापरक कार्यक्रमों व योजनाओं की सहायता से विद्यालय सुविधाओं में सुधार लाना। अर्जन, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर शिक्षा अधिगम के निम्नतम स्तर को प्राप्त करना, अर्थात कम से कम मिनिमम लेवल तक एजुकेशन प्राप्त हो जाए, जिसमें निगरानी रखना। शिक्षा के सार्वत्रिकरण के संरक्षण तथा निगरानी रखने के लिए बनाई गई शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना तथा स्थानीय समुदाय को इसमें भागीदारी बनाना आदि शामिल हैं। उसके अलावा अब देख लेते हैं, यह अधिनियम आपने देख लिया। उसके बाद अब शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बाद वर्तमान स्थिति तक। पहला, स्कूल के अभाव में शिक्षा ग्रहण न कर पाने वाले बालकों की संख्या जहां 2003 में 25 मिलियन थी, वहीं 2009 में के मध्य घटकर 8.1 मिलियन रह गई। सबसे अधिक सुधार बिहार, झारखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हुआ, किंतु उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में स्थिति संतोषप्रद नहीं है। दूसरा, यद्यपि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त कार्यक्रम चलाए गए, परंतु अब भी इस और अपेक्षा की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। लड़कियों का प्रवेश प्रतिशत अब भी लड़कों की अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 लड़कियों का प्रवेश लड़कों से 8.8% कम रहा। लैंगिक अंतर अनुपात अनुसूचित जातियों में 12.6 अंक तथा अनुसूचित जनजातियों में 16 अंक दर्ज किया गया। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर पाने में सबसे अधिक वंचित रहते हैं। इसके अलावा 30 छात्रों पर एक योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक का अनुपात होता है, किंतु अभी राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति 1 शिक्षक प्रति 34 छात्र पर है। झारखंड, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 60 छात्रों पर केवल 1 शिक्षक उपलब्ध है। इस स्थिति से उबरने के लिए कम से कम 1.2 मिलियन अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में 5 में से 1 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास अनिवार्य निम्नतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इसके अलावा भारत में 100 में से 84 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, किंतु अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के आधे स्कूलों में ये सुविधा नहीं है। 100 में से 65 स्कूलों में कॉमन शौचालय नहीं है। 100 में से 54 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। असम, मेघालय, मणिपुर के 9 में से 1 स्कूल में अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में 4 में से 1 स्कूल में अलग शौचालय नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में लागू होने के बाद भी अभी शिक्षा के सार्वत्रिकरण का लक्ष्य पूरा करने में पर्याप्त प्रयास करने होंगे। तो
तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार और साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, वो कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे उसने प्राप्त किया उसका लक्ष्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, जो उसने प्राप्त किया। तो एक कानून बनाया गया, वो कानून कहलाया RTE, राइट टू एजुकेशन कानून लाया गया, जिसके तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार की श्रेणी में आने के बाद सरकार, देखिए आप ये ध्यान रखें कि कोई कानून अगर मौलिक अधिकार बनता है तो उसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत सारे कार्य सरकार को करने पड़ते हैं। उस अधिकार की पूर्ति करने के लिए बुनियादी ढांचे का मौलिक अधिकार जो होता है अधिकार, उसको पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पड़ता है। बुनियादी ढांचे अर्थात बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। अगर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो बुनियादी सुविधाओं में आएगा स्कूल, शिक्षक और तमाम अन्य चीज़ें आएंगी जो कि शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो शिक्षा का अधिकार बनने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन भारत में आया है। शिक्षा का अधिकार वो भी मौलिक बना देने से ये बना है, 2010 से ये लागू हो गया है, 2009 में ये कानून जो है पारित हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े व्यापक बदलाव का कानून बना। तो इस लेक्चर में इस लेक्चर में हमने ये जाना कि किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार का अधिनियम आया, कानून बना, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या क्या उसके उद्देश्य थे और कैसे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब मैं अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा नई शिक्षा नीति की, जो कि 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है नरेंद्र मोदी सरकार की, उसने नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया है। तो उस नई शिक्षा नीति के बारे में बात करूंगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उस बारे में बात करूंगा। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। जिन लोगों ने इस लेक्चर को देखा है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।